इसको लेकर तो निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ, जब भी चुनाव आएगा, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, बांग्लादेश पहले क्यों नहीं होती है। ये सियासत है और ये सियासत बंद होना चाहिए। और हमारा ये इंटेलिजेंस है, हमारा ये एजेंसियां हैं, ये कर क्या रही हैं? अगर बांग्लादेशी अगर घुसपैठ कर रही हैं तो हमारा जो व्यवस्था बैठी है वो कर क्या रही है? फिर इसके मतलब कि आप निकम्मे लोग हैं। इसीलिए तो हम संघर्ष यात्रा कर रहे हैं और इसीलिए तो हम हिसाब मांग रहे हैं कि आपकी व्यवस्था चल रही है, आपसे ये सत्ता नहीं चल पाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए। दोनों राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी जितना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आपको मालूम है कि हम लोग कोडरमा से पद यात्रा करके आए हैं, 170 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। बीच में चाहे वो कोडरमा हो, हजारीबाग हो, रांची हो, रामगढ़, विभिन्न जगहों पर हमने लोगों से संबोधित करके ये बताया है कि जो सरकार जो हनन कर रहा है, हमारे अधिकार को जो छीना जा रहा है, निश्चित रूप से आज लोगों की हमको जगाने की जरूरत है। और हम लोगों की जगह कर हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर आए हैं, जो झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा, झारखंड मांगे हिसाब। और ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। ये सेवल बांग्लादेशी, ये कभी आपका NRC आएगा, कभी CA आएगा, ठीक है। ये लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग क्योंकि विकास किया ही नहीं है। अगर विकास किया होता तो ये लोग विकास की बात करते हैं। आज युवा बेरोजगार है, आज हमारे माँ बहनें असुरक्षित हैं, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। आए दिन लिंचिंग हो रहा है, आज दिन दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ उनका शोषण किया जा रहा है। और ये नॉन मैटर यहाँ पर, ये बांग्लादेश कोई मामला यहाँ नहीं। शिक्षा रोजगार के मामले में सरकार कैसे काम के पास है? बिल्कुल जीरो है। आप देख लीजिए सरकारी व्यवस्था, जो सरकारी स्कूलें हैं, बिल्कुल वहाँ टीचर नहीं है, मिड डे मील का कोई व्यवस्था नहीं है। और जो सरकार जो कहती हैं वो करती नहीं है। और इसी के लिए हम लोग तो निकले सड़क पर। पहले रघुवर जी के सरकार में मुख्यमंत्री जनसंवाद चलता था, जो उससे कुछ लोगों का मसला हल होता था। आज वो बंद है, आज लोगों का समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। यही से मांग के लेकर हम राजपथ के यहाँ आए, जो हम लोग को जाके ज्ञापन सौंपे ले गए। क्या इस विधानसभा में आप लोग निश्चित रूप से जब पार्टी बनी है तो पार्टिसिपेट होगी। किन सीटों में आप लोग का ये तो बात में बताएंगे। अभी तो जो हमारा पद यात्रा था, अभी हम करके आए हमारा। फिर मतलब किन सीटों पे लग रहा है कि वहाँ पे हम अच्छा ये कर बिल्कुल ये हम बताएंगे आपको, क्योंकि अभी तो हम लोग सब लोग थके हुए हैं। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले आपको बताएंगे, हम इसके बाद अपने लोगों को बताएंगे कि हम कितने सीटों चुनाव लड़ेंगे। नारी सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि समाज में स्पेशली महिलाओं का सर्वांगीण विकास का मतलब है कि शिक्षा और रोजगार, ये दो मुख्य, और तीसरा स्वास्थ्य। इन 3 क्षेत्रों पे महिलाओं का भरपूर विकास हो। आप जैसे कि शिक्षा के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो प्राइमरी एजुकेशन लेवल है हमारा, आप देखिए कि उसमें महिलाओं का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो मेल एनरोलमेंट रेशियो से कम है। इसका मतलब ये है कि जो लड़कियां हैं वो वक्त से पहले स्कूलिंग छोड़ देती हैं पुरुषों के बनस्पत, लड़कों के बनस्पत। वो इसलिए क्योंकि घर में जो वातावरण है, घर का जो माहौल है वो ये है कि लड़कियों की शादी 18 साल 19 साल की उम्र में करा दिया जाना चाहिए, और इसलिए उसकी शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा कि जब तक महिलाओं को आप ये नहीं देखिएगा कि वो समाज का एक मजबूत स्तंभ है, तब तक आप उसको मजबूती प्रदान नहीं कीजिएगा। और जब तक मजबूती नहीं आएगी तब तक कोई भी समाज हो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसका विकास नहीं हो सकता है। और स्वास्थ्य के मामले में भी आप देखिए कि औरतों को हमेशा से आप देखिए कि औरतों को घरों में भी आप देखिए कि कम तरजीह दी जाती है पुरुषों के मुकाबले। अगर लड़कों को रोज पौष्टिक आहार मिलता है तो लड़कियों को वहाँ पे वो पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। ये हमारे घर में भी आप देखिए कि किस तरह से इनइक्वालिटी देखी जा सकती है। तो जब घर में इनइक्वालिटी है तो समाज में भी इनइक्वालिटी उसी तरह से बरकरार है, राइट। तो हमारी जो मांग है सरकार से वो ये है कि वो इस इनइक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करे। पहले देखिए, रिकॉग्निशन से ही फिर उसका सोल्यूशन है ना। तो हमारी ये डिमांड है कि जब तक सरकार देखिए, अगर आप फ्री में एजुकेशन देते हैं लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों के लिए प्रोविजन करते हैं फ्री एजुकेशन वैसे तो 6 से 14 साल की उम्र तक सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन सरकार का प्रावधान है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वो एजुकेशन जो है उसमें किसी तरह की ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है। अगर लड़कियां पढ़ भी जाती हैं तो उसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है समाज की, उसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है राजनीति की, उसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है समाज में हो रही घटनाओं की। तो इन सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं तो घर को मानती हूँ, दूसरा समाज को मानती हूँ और तीसरा सरकार को मानती हूँ। सरकारी स्कूल में अगर आप बताएं शिक्षा का किस स्तर है? देखिए, ये जो मैं जो बात कर रही हूँ, मेरा खुद का रिसर्च है। मैंने चांडिल एरिया जो है, ईचागढ़ और चांडिल 2 एरियाज में मैंने खुद रिसर्च किया है, और रिसर्च में मुझे ये मिला कि क्लास 8 का स्टूडेंट
8वीं कक्षा का छात्र जो है वो से बेसिक इंग्लिश जो है जो सेंटेंस में पढ़ते हैं, जैसे कि कैट इज सिटिंग और बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ट्री, समथिंग लाइक दिस, वो जो है वो बेसिक लेवल का सेंटेंस वो पढ़ नहीं सकता है और ना समझ सकता है। जो कि आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल्स में वही बच्चा जो है नर्सरी क्लास में या केजी में वो सीख लेता है वो चीजें। तो इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है एजुकेशन लेवल पे। जी, जो सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं जी, वो भी उस काबिल ही नहीं होते, उनको भी नॉलेज ही नहीं होता है, वो वहाँ पे एग्जैक्टली मेरा ये भी सवाल है कि आपने रिक्रूटमेंट जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कैसा है? जब सरकारी स्कूल में, जब प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की भर्ती होती है तो एक एक चीज पे, एक एक डायमेंशंस पे गौर किया जाता है और उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है। जब सरकारी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है तो फिर ऐसी क्या बात आ जाती है कि टीचर्स की क्वालिटी इतनी लो स्टैंडर्ड और या सब स्टैंडर्ड होती है। और दूसरा कि सर्विलेंस का जो सिस्टम है वो तो है नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो टीचर है वो बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहा है, ना टीचर्स को फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे सैलरी से मतलब है कि, इसलिए मैं कहती हूँ कि समाज में मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो इतना गिर गया है कि टीचर्स भी इसी तरह से सोच रहे हैं। तो जब टीचर्स ऐसे सोचेंगे तो फिर स्टूडेंट्स कैसा सोचेंगे, जब वो खुद इस तरह का एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे कि भाई मुझे समाज में मेरा कोई दायित्व नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है, तो स्टूडेंट्स भी उसी तरह से फिर पैदा होंगे। और हम देख रहे हैं समाज में जिस तरह से स्टूडेंट्स की क्वालिटी हम देख रहे हैं, उसमें मॉरल स्टैंडर्ड का लेवल जो है अब बिल्कुल जीरो, ना ईमानदारी है, ना मॉरल स्टैंडर्ड है, ना फिर कुछ सीखने और समझने की चाहत है। जी, सरकार को जिम्मेदारी मानते हैं कि जो टीचर्स हैं जो कुछ काबिल ही नहीं होते, पढ़ाने के काबिल नहीं होते, फिर भी उनको इसी तरह पैसा लेकर के नौकरी दिया। हाँ, आप किसी भी एग्जाम को देखिए ना, चाहे वो ये टीचर्स रिक्रूटमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो जेएसएससी, किसी भी तरह का ग्रुप ए लेवल हो या ग्रुप बी लेवल का एग्जाम हो, आप हर लेवल पे देखिए कि किस तरह से करप्शन की वजह से ये डीप अंडर डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, बिकॉज ऑफ दिस करप्शन। सिर्फ और सिर्फ करप्शन इसका मुख्य कारण है। और दूसरा कि सरकार को सवाल के कटघरे में इसीलिए खड़ा करना जरूरी है क्योंकि हमने उसे बनाया है, हमने उसे चुना है, इसलिए चुना है कि वो हमारी मांग को पूरी करे, हमारी जो डिमांड है उसे पूरी करे। अगर वो अपने डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते तो फिर हमारा हक बनता है कि उसे सत्ता में बने नहीं रहने दें और उसके बिहाफ में किसी और ऐसे लोगों का चयन किया जाए जो एक्चुअली वाकई समाज के लिए कुछ काम करने की चाहत रखते हैं और बदलाव करने की सोच रखते हैं। रोजगार और शिक्षा में देखिए, अब मैंने तो आपको डेटा के थ्रू भी बताया कि किस तरह से रोजगार के क्षेत्र में आप देखिए कि माइग्रेशन, रोजगार यहाँ नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीजन है, मतलब माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है रोजगार नहीं मिलना। स्टूडेंट्स जो है अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के भी आते हैं, उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे रोजगार की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, जो स्किल्ड लोग हैं उसके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, सेमी स्किल्ड जो लोग हैं उसके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो ये सरकार के सिस्टम पे सवाल है कि आपने सिस्टम को ऐसा रोबस्ट क्यों नहीं बनाया, ऐसा मजबूत क्यों नहीं बनाया कि यहाँ के लोगों को रोजगार। आप देखिए कि यहाँ जितने भी टॉप नॉच पोजीशंस हैं सरकारी जॉब्स में, आप देखिए कि ज्यादातर बाहर के लोग आके उस पोजीशंस पे काबिज है। यहाँ के लोगों में क्या स्किल की कमी है? अगर स्किल की कमी है तो फिर प्रॉब्लम आप में है। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है तो प्रॉब्लम आपकी है। आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो क्वालिटी क्यों नहीं है कि लोग जो है रोजगार पाने के लिए वो कहीं इधर उधर ना जाए, वो यही उनको रोजगार मिल जाए। तो ये भी एक तरह का एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार की समस्या इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज जो झारखंड फेस कर रहा है। और झारखंड के अलग हुए 24 साल हो गए, आज भी ये समस्या सुलझ नहीं पाई है। और बस मैं यही गुजारिश करती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि आप वोट करने से पहले 100 बार सोचें कि आप किसको वोट कर रहे हैं और क्यों वोट कर रहे हैं। और अपने जो पिछले जितने सालों में वोट किया, क्या आपको उसका रिजल्ट मिला? क्या आपको अपनी डिमांड्स आपकी फुलफिल हुई? और नहीं हुई है तो फिर सोचने की जिम्मेदारी आपकी है और बदलाव लाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपके अलावा कोई आपके बिहाफ में नहीं सोच सकता। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तब तक देश जागेगा नहीं, समाज जागेगा नहीं। अभी हम 7 दिवसीय जैसे मैंने आपको बता दिया कि मुख्य जो मेजर हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एजुकेशन।
शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार काम करेगी। ये जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो इतनी पुअर एजुकेशन की क्वालिटी है, इस क्वालिटी को सुधारेगी। जी, स्पोर्ट्स के मामले में आप देखिए इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो। आप देखिए हर क्षेत्र में हमारे जो युवा हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वो अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनके लिए आप समझिए कि स्पोर्ट्स क्लब वगैरह हर स्टेट में स्पोर्ट्स क्लब हो। इनफैक्ट मेरा कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स क्लब हो और स्पोर्ट्स क्लब में फ्री जो है उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और बेहतरीन से बेहतरीन जो है इक्विपमेंट्स जो है वो मुहैया करानी चाहिए। पार्टी की बात करें, अपने आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। टाइगर से बात कर लीजिए कि मेरे बारे में, मेरा नाम उज्जवल कुमार रावण है और उनसे ज्यादा युवा मैं, उनसे ज्यादा उम्र है, उनसे ज्यादा आंदोलन किया हूँ, उनसे ज्यादा मुकदमा मेरे पर हुई है। वो 2 साल के मेहनत में 8 साल का मेहनत है। सोशल मीडिया में जाके चेक कर सकते हैं आप। फिर भी एक होता ना, क्या आपका युवा है, अपना जो भी मिशन है उनका कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अच्छा है। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, तो सरकार थोड़ी जो उसकी बुराई करेंगे, कौन है? हम तो मांग करेंगे सरकार से करेंगे ना। देखिए जयराम से करेंगे, जयराम अपना काम कर रहा है। आप कह रहे हैं कि वो है कैसे, आपको कैसे पता चला? वो युवा है, अपने स्तर से काम कर रहे हैं, वो अपना पार्टी बना, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो हम भी अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसकी क्या बात है इसमें? ये क्या तो हमारा कर्तव्य है। देखिए बदलाव मेन जो है, मेन हमारा है शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 10,000 तलवार से ज्यादा ताकतवर एक कलम होती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के सबसे बड़ा खतरनाक हथियार होता है ज्ञान। इसको फुल लोड करके रखना चाहिए और इसी तरह वंचित करके रखा गया है। इसको व्यवस्था को पहले बनाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान तब लिखे जब उन्हें 32 डिग्रियां की जानकारी थी। जब 32 डिग्रियां ले तब तो संविधान लिख पाए, और वो नहीं लिख पाते तो क्या होता आज के दिन? आगे पूछिए। देखिए ये सरकार ने तो छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। तो संसार के नियम में परिवर्तन पहले भी हुआ, इस बार भी हो सकता है। अगर अपने चाल से बाज नहीं आए तो हो सकता है परिवर्तन हो जाए। अभी देखिए चंपे सोरेन तो अपने जगह पर देखिए अच्छा काम की, स्किल तो 7-7 बार जीत गए, एक बार भी नहीं हारे। अच्छा थे, काम किए, लेकिन हेमंत सोरेन को देखिए कितना सत्ता का लाभ। जी बिल्कुल, सबके साथ जो हो रहा है और साजिश के शिकार है, राजनीति शिकार है। सोचिए कि वो व्यक्ति जब आप नहीं थे, आपका कमांड संभाला और पार्टी को जो आपने 5 साल में नहीं किया वो 2 महीने में किया, और आप इतने लालची थे कि 2 महीने का मौका नहीं दे सकते थे और सीधा कुर्सी पर बैठ जाते थे। और आते हैं तो 5 साल तक मैया योजना आपको नजर नहीं आता, अभी तुरंत मैया योजना, अभी अगला पता नहीं बप्पा योजना निकालने के हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब समय आ गया इलेक्शन का तो कुछ भी कर ये फेल्योर तो एक तरह से है ही ना। कितना लोग जो अभी धान रोपने का समय था तो देख रहे होंगे कि पंचायत भवन का चक्कर काटे, ये नहीं हो रहा है तो सिस्टम में फेल है, सर्वर नहीं आता है, तो सामना करना पड़ा महिलाओं को। किसी को पैसा वगैरह मिलेगा? पैसा तो कुछ लोगों को मिला, इसको देना मजबूर। ये तो चाहती थी कि ये जब तक ये लग जाए आपका और चुनाव से पहले एका किस्त दे दिया जाए, ताकि यहाँ के जो शिक्षा बता रहे ना आपको कि शिक्षा नहीं होने के कारण आदमी रहनुमा समझ लेता। अगर आपको जरूरत के तुम्हें 1000 दे दिया, उसको लगने लगा रहनुमा है, दे दो भैया वोट। यही तो होते आ रहा है। अंतिम समय में लॉलीपॉप जला करके वोट लेने का बहुत बड़ा लॉलीपॉप दे रहे हैं ये लोग, लेकिन जनता समझ रहा है, युवा लोग समझ रहा है और महिलाएं भी बड़ी संख्या में जागरूक हो रही है।